I am CS Diksha Shah and welcome back to my YouTube channel. Today we are doing CS Executive Company Law chapter number 13 General Meetings part 6 section number 105 Proxies. आज का वीडियो आई थिंक थोड़ा छोटा भी हो सकता है क्योंकि प्रॉक्सीज इतना बड़ा कंसेप्ट है नहीं, पर इसमें एकदम कुछ ही चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और मतलब हम पढ़ते टाइम तो इसे पूरा थॉरली पढ़ेंगे, पर रिवीजन के टाइम पे आपको इसके कुछ 5-6 चीज़ें याद रखनी होती है जिसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो के साथ में और देखते हैं सेक्शन नंबर 105। ना अ प्रॉक्सी a person who is appointed by a member to attend and vote at a meeting in the absence of the member at the meeting is termed as proxy। मतलब अगर कोई मेंबर एब्सेंट है किसी जनरल मीटिंग में जाने के लिए, वो अपनी जगह किसी और को भेजता है जो एक मेंबर की जगह पे पर्सन अटेंड करता है एनुअल जनरल मीटिंग, उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। ये है प्रॉक्सी का डेफिनेशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी इंट्रिकेसी से, वो हम आगे चल के इस लेक्चर में कवर करने वाले। नाउ दिस प्रॉक्सी इज एन एजेंट of member appointing him। Why the word agent is being used here? तो एजेंट इसलिए क्योंकि प्रॉक्सी अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकता, वो अपने प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन लेगा कि ये जो जैसे हम नोटिस में हमारा एजेंडा लिख के भेजते हैं रिजोल्यूशंस का कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मेंबर्स को ऑलरेडी पता होता है। दैट्स वाई तो 21 डेज़ का उनमें पीरियड देते हैं कि वो अपने मतलब अपने प्रिपरेशन कर सके उस टॉपिक के ऊपर, उस रिजोल्यूशन के ऊपर क्या डिसीजन लेना, इस सब के बारे में सोच विचार कर सके। तो डेफिनेटली एक मेंबर के मन में होता है कि मुझे ये रिजोल्यूशन पे कैसे रिएक्ट करना होगा। तो प्रॉक्सी को एज एजेंट क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि वो प्रॉक्सी अपने मन से वहाँ पे वोटिंग नहीं करता है, वो अपने प्रिंसिपल से डायरेक्शंस लेके जाता है कि मैं इसमें हाँ मैं वोट करूँ या ना मैं वोट करूँ। जैसे जैसे उसका प्रिंसिपल मतलब कि जो मेंबर होते हैं वो बताते, उसी तरह से वो वोट कर पाएगा। दैट्स वाई ही प्रॉक्सी इज कॉल्ड एज एन एजेंट ऑफ द मेंबर। ठीक है, द टर्म प्रॉक्सी इज आल्सो यूज्ड टू रिफर द इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी ये टर्म उस इंस्ट्रूमेंट मतलब एक पेपर जैसा जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहे हैं, उसे भी आप प्रॉक्सी ही बोलेंगे। वो डॉक्यूमेंट को भी आप प्रॉक्सी बोलेंगे, प्रॉक्सी फॉर्म्स। ठीक है, नाउ सेक्शन 105 डील करता है, ये भी आप नंबर याद कर सकते हो बिकॉज ये एनुअल जनरल मीटिंग वाले सब सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ही एफर्ट लेना है सारे नंबर्स याद करने में और आपके आंसर में इसका अलग इफेक्ट दिख के आएगा। राइट, सो ये वाले सेक्शंस आपको लर्न करने ही हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड and to vote can appoint a proxy, can appoint another person as a proxy to attend and vote on the meeting, vote in the meeting in his behalf, and this section also provides the manner of appointing proxy and the provisions are as follows। अब हम देखेंगे कि कौन अपॉइंट कर सकता है, कैसे अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी, आगे आगे क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। तो एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, कोई भी मेंबर जो एंटाइटल्ड है अटेंड करने के और वोट करने के। अगर आप एंटाइटल्ड, आप मेंबर हो पर आप एंटाइटल्ड नहीं हो वोट और मीटिंग अटेंड करने के, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, तो वो नॉर्मली किसी पे वोट करते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ अपने जब राइट्स वायलेट होते हैं तब, और जब वाइंडिंग अप का केस होता है तब, मतलब जब उनसे रिलेटेड कुछ काम हो रहा है वो सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरली हर चीज़ पे वोट कर सकते हैं। तो एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। कोई भी मेंबर जो एंटाइटल है वोट और अटेंड करने की मीटिंग को, तो वो एक दूसरा पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट सकता है जो उसके बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करेगा और वहाँ पे वोट करेगा। ठीक है, नाउ एज पर SS2, अब हर जगह कंपनी, अब देखो आप सेक्शन 105 लिख के आ गए, पर अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट SS2 में लिखा हुआ है तो आपको उसमें SS2 का ही रेफरेंस देना पड़ेगा।
जाएगा। आप ऊपर सिर्फ सेक्शन 105 मेंशन कर दिए, पर अगर आपको किसी भी केस स्टडी में ये पॉइंट्स पे बात आ रही है जहाँ पे SS2 में ये चीज़ें मेंशन हुई है, तो आपको SS2 को भी रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऊपर ही सीधा एक बार लाइन लिख सकते हो कि एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ या फिर अलॉन्ग विथ कुछ भी ये वर्ड्स डाल के सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 SS2, ठीक है। Now, a member can appoint one person or more proxies to attend and vote instead of himself, and a proxy need not to be a member. ठीक है, तो एक इंसान अपने बिहाफ पे एक या दो या तीन, उसे जितने प्रॉक्सीज अपॉइंट करने हैं वो उतने प्रॉक्सीज अपने लिए रख सकता है। वो चाहता है कि मेरे लिए पूरी टीम जाए प्रॉक्सीज की, 3-4 लोग साथ में जाए, मेरे ये शेयर्स के जब सिर्फ शेयर के बेसिस पे वोटिंग होती है ना, पोल के बेसिस पे, तो आप भले ही एक अकेले इंसान हो पर आप अलग अलग वोट्स डाल सकते हो अपने पर शेयर। कंपनी में जनरली रूल क्या होता है कि 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। तो आप एक शेयर के लिए दूसरा हाँ में वोट कर सकते हो, दूसरे शेयर के लिए ना में वोट कर सकते हैं, आप अपने वोट्स भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अलग अलग प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे अलग अलग वोटिंग करेंगे अलग अलग रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में मेरा ये वाला प्रॉक्सी वोट डालेगा, इस पे ये वाला प्रॉक्सी वोट डालेगा। इस तरीके से भी आप उनको डिवाइड करके भेज सकते हो। तो 1 और मोर प्रॉक्सीज एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉक्सी मेंबर ही हो। कंपनी का मेंबर होना प्रॉक्सी को ज़रूरी नहीं है, वो आउट ऑफ मतलब मेंबर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ही हो, ठीक है। मेंबर हो सकता है प्रॉक्सी, पर ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ही हो, कोई और पर्सन भी बन सकता है प्रॉक्सी, ठीक है ना। A proxy shall be a member in, यहाँ पे क्या लिखा है, a proxy shall be a member, ऊपर क्या था, need not be a member, मतलब यहाँ पे मेंबर हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मेंबर होना अति इम्पॉर्टेंट। shall be a member मतलब कंपल्सरीली मेंबर ही होना चाहिए। इन केस ऑफ अ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज, जो चैरिटेबल वाली कंपनीज होती है, जो चैरिटी करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे प्रॉक्सी एक मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। वहाँ पे आप किसी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन को प्रॉक्सी बनाकर नहीं भेज सकते, ठीक है। अब प्रॉक्सी ये वाला लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट, अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 and holding in aggregate इंडिविजुअली नहीं है, aggregate not more than 10% of total share capital of the company carrying voting rights। अगर वोटिंग राइट्स के बिना वाली शेयर कैपिटल होगी तो उसे काउंट करेंगे क्या, नहीं। सी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलती है कि एक पर्सन 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, 50 मेंबर के लिए प्रॉक्सी बन सकता है। पर अगर या तो 50 मेंबर के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, या तो फिर 10% से जो शेयर कैपिटल है नॉट एक्सीडिंग 10%, मतलब जिनके पास में मैक्सिमम 10% है, मैक्सिमम 10%, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होगा तो वो उसके लिए प्रॉक्सी बन पाएगा क्या, नहीं। एक पर्सन सिर्फ जिसके पास में 10% की शेयर होल्डिंग है, इतने लोगों के लिए बन सकता है, या फिर 50 मेंबर के लिए ना। अब 50 लोग हैं, ठीक है। अब 50 लोग हैं जिन सबकी मिला के 10% एग्रीगेट हो रही है तो वो बन सकता है, ठीक है। अब सिर्फ 15 लोग हैं जिनका 10% की शेयर कैपिटल कंप्लीट हो जा रही है, तो वो क्या वो उन 15 के आगे बन सकता है क्या किसी का प्रॉक्सी, नहीं। वो 15 लोगों का ही बन पाएगा। अगर सिर्फ एक इंसान है जो 10% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, ठीक है, सिर्फ एक इंसान है और उसने एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया है, तो क्या अब वो दूसरा तीसरा मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है क्या, नहीं। अगर एक मेंबर के पास में 10% की शेयर होल्डिंग है, उसने प्रॉक्सी चुना, तो वो प्रॉक्सी सिर्फ उसी का प्रॉक्सी होगा,
किसी और मेंबर के लिए वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता। और ये शेयर होल्डिंग का अगर पार्ट हटा दो, जैसे सबके पास 0.25% की 0.25% की होल्डिंग है 50 लोगों के पास में, मतलब ऐसे बहुत कम 0.1%, 0.10%, 0.25%, 0.50 ऐसी ऐसी शेयर होल्डिंग है लोगों के पास में, और ऐसे ऐसे 50 मेंबर इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है। उन 50 मेंबर ने मिलके एक प्रॉक्सी अपॉइंट करा, तो वो प्रॉक्सी सिर्फ वो 50 लोगों का ही होगा, वो 51 वाले मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। एक प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 लोगों के लिए ही प्रॉक्सी बन सकता है, या फिर ऐसे इंसान या कुछ ऐसे इंसानों के लिए, कुछ ऐसे मेंबर्स के लिए बन सकता है जिनकी मिला के शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा की नहीं है। मैक्सिमम 10% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। उससे ज़्यादा एक प्रॉक्सी मतलब एक इंसान जो है दूसरों का प्रॉक्सी, मेंबर्स का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। क्लियर? ये वाला पॉइंट वापस नीचे आएगा, हम वापस उस पर यही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Now, however, a member holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person for his entire as proxy for his entire shareholding, and such person shall not act as a proxy for another person. मैंने वही बोला ना, अगर किसी इंसान के पास में 10% की शेयर होल्डिंग है तो वो सिंगल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो जो इंसान होगा वो किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकता। इफ़ प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड बाय मोर देन 50 मेंबर्स, अब ऐसा हो गया कि एक प्रॉक्सी है, उसको 50 से ज़्यादा लोग, 55 लोग उसके पास में आ गए कि आप हमारे मीटिंग अटेंड करो, तो उस इंसान को उसके हिसाब से 50 लोग चुनने पड़ेंगे। ही शैल चूज एनी 50 मेंबर्स। वो 55 के लिए बन के जा सकता है क्या? नहीं, उसे 5 लोगों को मना करना पड़ेगा कि मैं आपका प्रॉक्सी नहीं बन सकता। उसे 50 लोग मेंबर चूज करने पड़ेंगे प्रॉक्सी बनने के लिए, ठीक है। और अगर प्रॉक्सी खुद चूज, ये देखो, चूज 50 मेंबर्स एंड कंफर्म द सेम टू द कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ स्पेसिफिक पीरियड फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का एक पीरियड होता है, वो नीचे पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन का एक पीरियड होता है, उसके पहले ही प्रॉक्सी को कंफर्मेशन देनी होगी कि मैं इन 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी हूँ, ठीक है। इन केस अगर वो प्रॉक्सी 50 लोगों ये कंफर्मेशन नहीं दे पाता है कंपनी को, तो कंपनी शैल कंसीडर ओनली द फर्स्ट 50 प्रॉक्सीज रिसीव्ड एज वैलिड। जो वैलिड फॉर्म्स आए हैं प्रॉक्सी के, तो फर्स्ट 50 प्रॉक्सी कंपनी खुद चूज कर लेगी, अगर प्रॉक्सी ने चूज करके कंफर्म नहीं किया कंपनी को इंस्पेक्शन स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। Now, in every notice calling a meeting of company which has a share capital or the articles of which provide for voting by proxy at the meeting, there shall appear reasonable, proper prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है इन शॉर्ट ये वाले पैराग्राफ में, कि नोटिस में मेंशन होना चाहिए कि आप मेंबर जो है, जो एंटाइटल है अटेंड और वोट करने के मीटिंग है, तो आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, और प्रॉक्सी को कब तक आपको सबमिट करना है प्रॉक्सी फॉर्म को, ठीक है। नाउ डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी, यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी दी हुई है 5000 रुपीज़ अगर कोई ऑफिसर इस प्रोविजंस का डिफॉल्ट करता है, तो ये लाइन आप खुद से पढ़ सकते हो। Now, disabilities of proxy. A proxy shall not have the right to speak at the meeting. वो किसी भी resolution पर डिस्कशन नहीं करेगा। A proxy cannot vote on show of hands. show of hands वाली मेथड से अगर वोटिंग चल रही है तो प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। A proxy can not be counted for the purpose of quorum. quorum जब काउंटिंग होगी तो प्रॉक्सी को हम नहीं गिनेंगे। ये हमने quorum वाले चैप्टर में भी पार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। राइट्स ऑफ अ प्रॉक्सी। अ प्रॉक्सी हैज़ अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। प्रॉक्सी हैज़ राइट टू वोट ओनली ऑन अ पोल। जब पोल के थ्रू वोट्स डालेंगे तब प्रॉक्सी एलिजिबल होगा वोट करने के, ठीक है। एंड ही हैज़ अ राइट टू डिमांड ऑन पोल अंडर सेक्शन 109। पोल मतलब क्या होता है कि जब शेयर्स के बेसिस पे आपकी वोटिंग होती है, वो चीज़। शो ऑफ हैंड्स वगैरह में शेयर्स इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वो बस हाथ खड़ा करके हाँ या ना बोलेंगे और रेजोल्यूशन पास या रिजेक्ट हो जाता है। पर जब पोल डिमांड होता है तो अगर आपके पास में 10 शेयर है तो आप 10 वोट्स डाल सकते हैं, हाँ या ना ऐसे करके, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन और एज इज प्रॉक्सी अनलेस दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। जो सेक्शन 8 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके मेंबर सिर्फ मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। अब पर यही हमने ऊपर पढ़ा, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉक्सी कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 50 मेंबर्स। 50 लोगों से ज़्यादा के लिए वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता। जिनकी एग्रीगेट 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग एग्रीगेट में, एग्रीगेट मतलब साथ में सम करके जिनकी 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल की उनके पास में वो होल्ड करते हो, ठीक है। केयरिंग वोटिंग राइट्स, अगर वोटिंग राइट्स के अलावा वाली शेयर कैपिटल वो होल्ड करते हो तो उसे काउंट करेंगे क्या? नहीं। जिनकी वोटिंग राइट्स है वही। नाउ अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स में अपॉइंट अ सिंगल पर्सन। ये वही लाइन हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ी, ठीक है। नाउ टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स, ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पे केस स्टडीज बना के पूछते हैं, ठीक है। नाउ द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। सपोज आपकी मीटिंग आपकी जो मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग वो 12 बजे शुरू होने वाली है। 12 बजे शुरू होने वाली, 12 PM, एक सेकेंड, 12 PM को शुरू हो रही है, ठीक है। ऑन 5 अगस्त तो आपको प्रॉक्सी फॉर्म कब तक डिपॉजिट करना पड़ेगा? 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। तो 12 बजे 5 अगस्त को, तो उसके 48 आवर्स पहले कितना हो गया? 12 बजे 4 अगस्त को और 12 बजे 3 अगस्त को, ठीक है। तो आपको 12 बजे 12 PM 3 अगस्त 12 PM 3 अगस्त के पहले ही आपको प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसके बाद में प्रॉक्सी फॉर्म आया तो उसे हम वैलिड मानेंगे क्या? नहीं, ठीक है। एनी प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल्स, अगर AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिक्वायरिंग अ लॉन्गर पीरियड 48 आवर्स शैल हैव इफेक्ट एज इफ पीरियड ऑफ 48 आवर्स हैज बीन स्पेसिफाइड। अगर आपके आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं 60 आवर्स पहले आ जाना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म, ठीक है। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में ऐसा लिखा है कि हम प्रॉक्सी फॉर्म उसे ही वैलिड मानेंगे जो 60 आवर्स पहले आएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ रहा है कि वही 48 आवर्स का ही टाइम मेंशन है, वो 60 आवर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू अपॉइंट, आई एम मिस दीक्षा शाह, अगर मेरे पास में मैं मेंबर हो और मुझे प्रॉक्सी फॉर्म देना है, ठीक है, और 60 आवर्स का लिमिट सेट हुआ है, पर मैं 60 आवर्स में नहीं, मतलब 60 आवर्स पहले नहीं दे पाई और मैंने 50 आवर्स पहले मेरा प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कर दिया। अब कंपनी मुझे बोल रही है नहीं, दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म, हमने बोला था 60 घंटे पहले ला के देना और तुम 50 घंटे पहले ला के दे रहे हो। तो मैं बोलूँगी कि आपकी बात बिल्कुल गलत है, 48 आवर्स का टाइम है। तो कंपनी बोलेगी कि नहीं, वो तो कंपनी इस एक्ट के हिसाब से है ना, पर हमारी कंपनी में आर्टिकल्स में तो 60 आवर्स लिखा है, तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपका प्रॉक्सी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में कौन जीतेगा, मैं या कंपनी? आई विल विन बिकॉज आई एम अ CS एंड आई नो द लॉ, ठीक है। तो 48 आवर्स ही हम टाइम कंसीडर करेंगे। जब मैंने 50 आवर्स पहले अगर प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया देन इट्स ओके। अगर मैंने 43 आवर्स पहले किया होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि एक्ट में 48 आवर्स के नीचे आप नहीं जा सकते। और मतलब देखो, कंपनी ने 60 आवर्स मेंशन किया, आपने 60 आवर्स के पहले दे दिया तो वेल एंड गुड, इसमें कोई ना कंपनीज एक्ट का प्रोविजन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना कुछ और। 48 आवर्स इसलिए रखा गया क्योंकि कभी कभी कंपनीज क्या करती है कि अननेसेसरी कुछ ज़्यादा ही टाइम पीरियड पहले बता देती है और तब तक लोगों का शायद डिसाइड ही नहीं हुआ होता है कि मुझे प्रॉक्सी भेजना है भी या नहीं। एकदम एंड मोमेंट की चीज़ें होती है ना कि यार इस दिन शायद अब मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए वगैरह, इसलिए 2 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने ही सेट करके दिया है कि 2 दिन पहले आप दे सकते हो, उसके पहले देने की इतनी ज़रूरत नहीं है।
इसलिए अगर कंपनी में कुछ लॉन्गर पीरियड मेंशन भी है तो भी हम 48 आवर्स के पहले दे सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, और उसे वही मानेंगे कि हमने वैलिडली दिया हुआ है, तो वो 60 आवर्स का कुछ ऐसा वैल्यू रखता नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विथ company in accordance with section 105 unless otherwise provided in the articles। प्राइवेट कंपनी ज़्यादा टाइम भी बता सकती है, बट जनरली सब लोग 48 आवर्स ही रखते हैं, बिकॉज क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करे और इश्यूज क्रिएट करे, राइट। नाउ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, बट आप लोग ये याद रखना प्राइवेट कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल्स कुछ और बोले, बट दिस इज द करेक्ट रूल 48 आवर्स वाला, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज प्रोवाइडिंग ई वोटिंग फैसिलिटीज देयर इज नो नीड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। जहाँ पे ई वोटिंग हो रही है लिस्टेड कंपनीज, वहाँ पे नो नीड टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू वोट एट मीटिंग फॉर। अब ई वोटिंग हो रही है तो आप खुद ही जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ से कर दो, रिमोट क्लिक करने में कितना टाइम लगता है, राइट। तो ऐसे में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते आप लिस्टेड कंपनी में, ठीक है। फर्दर टिल द परमिशन इज इन प्लेस एंड द कंपनीज कंडक्ट देयर शेयर होल्डर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रही है मीटिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स में हो रही है। अ पर्सन हु विल लॉग इन द मीटिंग थ्रू प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स, मतलब जो उनको क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं और वो लॉग इन करके मीटिंग में आ रहे हैं, तो ही विल डीम टू बी पर्सनली प्रेजेंट। वर्चुअल मीटिंग्स में प्रॉक्सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब आप वर्चुअल मीटिंग्स में क्या है कि आपको लॉगिन करने का एक पोर्टल दिया जाता है, वहाँ पे आपकी मीटिंग जैसे जूम मीटिंग वगैरह से कंडक्ट हो रही रहती है, तो वहाँ पे आपको पर्सनली प्रेजेंट काउंट करेंगे एंड देयर विल बी नो सिस्टम ऑफ प्रॉक्सी, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट रिलेवेंट इन द केस ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स। वर्चुअल मीटिंग्स और ई वोटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे प्रॉक्सी का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है, वहाँ पे प्रॉक्सी नॉट अलाउड है, ठीक है। नाउ प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, तो ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है, फॉर्म नंबर MGT 11। कभी कभी ना 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सपोज प्रॉक्सी का एक 4 मार्क्स का आपको पैराग्राफ लिख के दिया है, ठीक है, और उसमें आपको 1 मार्क के छोटे छोटे ये पूछ लेंगे क्वेश्चंस कि प्रॉक्सी फॉर्म कौन सा है, MGT 11 है, MGT 12 है, MGT 7 है, तो आपको उसमें से राइट वाला बताना रहता है, या फिर आपको ऑप्शंस नहीं देंगे, बस आपको पूछेंगे तो आपको बताना है कि MGT 11 फॉर्म नंबर है जिसके थ्रू प्रॉक्सी अपॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अदर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में क्या बता रहा है वही बताता है, पोस्ट नॉट लेटर देन 48 आवर्स, 48 आवर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए। और अगर 48 आवर्स मतलब बिफोर 48 आवर्स, जब जैसे अपन ने अपने एग्जाम्पल में 3 अगस्त, तो सपोज इन केस 3 अगस्त को हॉलीडे है या 2 अगस्त को हॉलीडे है, तो भी वही टाइम पीरियड रहेगा। 3 अगस्त को हॉलीडे है या 2 अगस्त को हॉलीडे है, तो भी वही टाइम पीरियड रहेगा। हम हॉलीडे हो नहीं हो, हमें प्रॉक्सी फॉर्म मिल गया ना, तो दैट्स वैलिड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, उसे पढ़ लो एक बार। ऑल प्रॉक्सीज रिसीव्ड बाय द कंपनी, एक सेकेंड ना, हाँ, रिलेशन टू विच दे आर डिपॉजिटेड एंड प्रॉक्सी शैल बी एक्सेप्टेड इवन ऑन अ हॉलीडे इफ द लास्ट डेट बाय विच इट कुड बी एक्सेप्टेड इज अ हॉलीडे। मतलब अगर 12 बजे 3 तारीख तक आप उसे डिपॉजिट कर सकते थे, 12 बजे 3 तारीख तक आप उसे डिपॉजिट कर सकते थे। ये तो पता नहीं क्या हो गया, रुको। सपोज 12 बजे 3 अगस्त तक आप कर सकते हैं और 3 अगस्त को हॉलीडे तो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे प्रॉक्सी फॉर्म। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपका आज हॉलीडे, आज हम प्रॉक्सी नहीं लेने वाले, और फिर अगले दिन आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाए, राइट। इसलिए हॉलीडे वाले दिन भी आप प्रॉक्सी फॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, राइट ना। रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉक्सी, ऑल प्रॉक्सीज रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज, सीरियल नंबर वाइज इन अ रजिस्टर केप्ट फॉर दैट पर्पस। एक रजिस्टर होना चाहिए प्रॉक्सी का सेपरेट, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉक्सी एंटर्ड इज द रजिस्टर इज रिजेक्टेड द रीज़न देयरफॉर शैल बी एंटर्ड इन द रिमार्क्स कॉलम। अगर रजिस्टर में एंटर किया हुआ प्रॉक्सी है और बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है किसी केस से, तो रिमार्क में उसका रीज़न डालना पड़ेगा, आपको रीज़न डालना पड़ेगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी साइंड बाय द अपॉइंटर, मेंबर ने साइन किया होना चाहिए, और इज अटर्नी, जो उसका पावर ऑफ अटर्नी है, जिसके पास उसकी जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है, ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग। तो
या तो मेंबर या उसका अटर्नी साइन करके देगा इन राइटिंग। और इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी सील लगी होनी चाहिए एंड साइन बाय ऑफिसर ऑफ और अटर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय, मतलब जो भी उनके ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे या अटर्नीज होंगे उनका उनके उनके थ्रू साइन होना चाहिए। अटर्नी का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे इंसान जिनको हम हमारे बिहाफ पे साइन करने की पावर देते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी ड्यूली फाइल्ड स्टैम्प्ड साइन, जो प्रॉक्सी का फॉर्म होता है वो स्टैम्प और साइन दोनों होना चाहिए। वैलिड ओनली फॉर द मीटिंग टू विच इट रिलेट्स इंक्लूडिंग एनी एडजर्नमेंट देयर ऑफ। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन की मीटिंग के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है वो उसी दिन के लिए वैलिड है। अगर वो मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो भी आपको फ्रेश प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ेगा, इज वैलिड ओनली फॉर द मीटिंग टू विच इट रिलेट्स इंक्लूडिंग एनी एडजर्नमेंट देयर ऑफ। मतलब कि अगर कोई एडजर्नमेंट भी होता है तो भी वो वैलिड नहीं होगा, सिर्फ उसी मीटिंग के लिए वो प्रॉक्सी वैलिड है। एडजर्नमेंट वाले दिन आपको फ्रेश वाला प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ वैलिड ओनली इफ इट इज़ प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना बहुत ज़रूरी है एज पर द एप्लीकेबल लॉ। अनस्टैम्प्ड एंड इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड प्रॉक्सीज और प्रॉक्सी अपॉन विच the stamps have not been cancelled are invalid। अनस्टैम्प्ड, इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड या फिर जिन पे स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया है वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। द प्रॉक्सी होल्डर शैल प्रूव हिज आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग। तो जो प्रॉक्सी आपने भेजा उसके पास में कुछ आईडी प्रूफ होना चाहिए जब वो मीटिंग अटेंड कर रहा हो। एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉरपोरेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट होल्डिंग शेयर्स इन मैनी कंपनी में अपॉइंट अ प्रॉक्सी अंडर हिज सिग्नेचर। मतलब क्या हुआ? देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रॉक्सी। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप उनको ऐसे समझते हैं कि ये मेंबर खुद प्रेजेंट है, क्योंकि वो किसके होते हैं? कोई बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव। पूरी बॉडी कॉर्पोरेट उठ के आएगी क्या मीटिंग में? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट उठ के आएंगे आपकी छोटी सी मीटिंग में? नहीं। गवर्नर आएंगे क्या आपकी मीटिंग में? नहीं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उन्हें हम डीम करते कि भैया उन्होंने मीटिंग अटेंड कर लिया। और प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी एक डमी होता है, वो आप मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इधर क्या लिखा है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जो होता है वो भी प्रॉक्सी अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। फाइन। Now, proxy form which does not state the name of the proxy shall not be considered valid। proxy आपने किसी को अपॉइंट किया और उसका नाम लिखे भी नहीं दे दोगे XYZ, मतलब डैश को आप प्रॉक्सी कंसिडर कर लो, तो वो डैश कौन है? डैश में कुछ तो डालो, राइट। तो नाम होना ज़रूरी है, अगर नाम नहीं है तो प्रॉक्सी फॉर्म इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो अनडेटेड प्रॉक्सी शेल नॉट बी कंसिडर, जिस पे डेट नहीं डाली है प्रॉक्सी फॉर्म पे उसे भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। इफ अ कंपनी रिसीव्स मल्टीपल प्रॉक्सीज फॉर द सेम होल्डिंग ऑफ अ मेंबर, a proxy which is dated last shall be considered valid if they are not dated or bear the same date without specific mention of time. All such multiple proxies shall be treated as invalid। Again a very tricky सी line, little bit समझो इसे। Now मैंने बताया कि एक से ज़्यादा हम प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकते हैं। मैं मेरी सपोज 10% की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। नहीं, मैं 10% नहीं लेती हूँ, नहीं तो उनको कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मेरी सपोज 5% की शेयर होल्डिंग है, तो मैं 1% शेयर होल्डिंग के लिए एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती हूँ। सेकेंड वाली जो 1% होगी उसके लिए दूसरा प्रॉक्सी, फिर से 1% के लिए तीसरा, फिर से 1 के लिए चौथा और 5वां, ऐसे 5 प्रॉक्सीज में अपॉइंट कर सकती हूँ, राइट ना। अब ये बात आप अपने मन में बिठा लो कि मैं अलग अलग प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकती हूँ मेरे अलग अलग पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए। बट नाउ इफ योर कंपनी रिसीव्स मल्टीपल प्रॉक्सीज फॉर द सेम होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग, मतलब जो मैंने 1% की शेयर होल्डिंग के लिए एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, अगर कंपनी के पास में उसी 1% के लिए 2-3 फॉर्म्स आ गए प्रॉक्सी के मेरी तरफ से,
मतलब मैंने 2-3 प्रॉक्सीज उसी शेयर होल्डिंग पोर्शन के लिए अगर मैंने अपॉइंट कर दी है, तो जो सबसे लास्ट में मैंने अपॉइंट करा है, सपोज मैंने एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया था 15 अगस्त को, सपोज दूसरा मैंने किया था 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, तो जो 17 अगस्त वाला प्रॉक्सी होगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि भाई कोई स्पेसिफिक डेट नहीं उसमें मिल गया, तो सेम डेट, देखो डेट के बिना तो चलेगा नहीं, तो सेम डेट मैंने लिख दी सबको, 17 तारीख को मैंने अपॉइंट कर दिया, और टाइम भी मेंशन नहीं किया कि इसको सुबह 10 बजे मैंने किया, इसको शाम को 5 बजे किया। तो जो देखो जब टाइम और डेट मेंशन होगा तो सबसे लास्ट वाला प्रॉक्सी है हमारा लास्ट वाला, ठीक है। बट अगर डेट सेम है और टाइम नहीं आइडेंटिफाइड किया हुआ है तो ये सारे प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगे और कोई भी प्रॉक्सी नहीं जा पाएगा, ठीक है। समझा? इजी था, मैंने इजी बना के सिखा दिया, ठीक है। नाउ ये इन्होंने एक लाइन दी है, लेट अस रिमेंबर फॉर्म नंबर MGT11 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। नाउ एक इलस्ट्रेशन है, आप खुद पढ़ोगे या मैं पढ़ा दूँ? चलो एक बार पढ़े ही देते हैं। Assume that a general meeting of a company is scheduled on 22nd of October 2020 and the company has received 4 proxies, लगता है इस वाले पे है, for the holding of a member dated 5, 12, 10 and 20 September. Now the proxy dated last should be considered that valid, that is 20 को मैंने जो proxy अपॉइंट किया वो valid हो जाएगा। However, if the proxy received are not dated or bear the same date without mention of time, all proxies should be treated as invalid। इसका एग्जाम्पल, इसका इलस्ट्रेशन है वो, ठीक है। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी मतलब क्या कि दूसरे मेंबर्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंटेड है और किस किस ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, कौन आ रहा है मीटिंग में, कौन नहीं आ रहा है और किसकी जगह पे कौन आ रहा है, इसे कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन और ऑन एनी रेजोल्यूशन टू बी मूव देयर एट। मीटिंग में कर सकते हैं वोट, या फिर कोई भी रेजोल्यूशन जो मीटिंग में हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर वोट कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो लोग एंटाइटल टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज लॉज्ड विद द कंपनी इफ एटलीस्ट 3 days नोटिस इन राइटिंग इज गिवन टू द कंपनी। ऐसे ही उठ के मुंह उठा के चले जाओगे क्या? नहीं, आपको एटलीस्ट 3 दिन का नोटिस कंपनी को डालना पड़ेगा कि मुझे प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करना है। मुंह उठा के चले जाओगे तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, ठेंगा देगी, ठेंगा, ठीक है। आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और फिर आप कंपनी के पास में जाओगे कि मुझे प्रॉक्सीज इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। सच नोटिस शैल बी रिसीव्ड एटलीस्ट 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। जिस दिन मीटिंग है, 3 अगस्त की मीटिंग है, तो 3 दिन पहले ही आ जाना चाहिए आपका। 31 जुलाई नहीं, 29 जुलाई तक, 3 days बिफोर, क्लियर, 3 days बिफोर 29 जुलाई तक आपका नोटिस रिसीव्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। Such inspection can be taken during period of 24 hours, beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting during the business hours of the company and ending with the conclusion of the meeting. Such inspection should be allowed only between 9 AM to 6 PM during such meeting. इसका क्या करने का मतलब हुआ कि देखो, सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट 3 days का नोटिस देना पड़ेगा, 3 days क्लियर का नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस देने के बाद में आप कब इंस्पेक्ट कर सकते हो? तो जब मीटिंग जैसे आपकी 12 बजे चालू हो रही है, 3 अगस्त को मीटिंग आपकी चालू हो रही है, तो आप इंस्पेक्शन के लिए कब जा सकते हो? 12 बजे 2 अगस्त से आप चालू कर सकते हो इंस्पेक्शन करना प्रॉक्सीज का। 12 बजे 2 अगस्त से आप शुरू कर सकते हो प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट करना। और ख़त्म कब होगा? जब मीटिंग आपकी ख़त्म होगी, एंड ऑफ मीटिंग। इंस्पेक्शन करने का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे पहले से शुरू होगा और मीटिंग एंड होने तक इतना पीरियड रहेगा आपके पास में प्रॉक्सीज कौन कौन है वो इंस्पेक्ट करने के लिए। बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि रात को 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, नहीं।
इस पीरियड में भी सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक ही आप आ सकते हो देखने के लिए, उसके आगे या पीछे आप नहीं जा सकते प्रॉक्सीज को आने देखने के लिए। नाउ a fresh requisition confirming to the above requirement shall be given for inspection of proxies in case of original meeting is adjourned। अगर मीटिंग एडजर्न हो चुकी है तो आपको जो एडजर्न मीटिंग में नए प्रॉक्सीज आएंगे उनके लिए आपको नया रिक्विजिशन देना पड़ेगा 3 दिन का कि मुझे प्रॉक्सीज एडजर्न मीटिंग के भी देखने हैं। ठीक है, आपको जब भी प्रॉक्सीज देखने होंगे तो आपको मीटिंग के 3 दिन का नोटिस देना होगा। नाउ रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी इम्पोर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। मतलब कि ऐसे क्या सिचुएशंस होंगे जब प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है। रिवोक मतलब वापस, बैक टू पवेलियन मतलब वापस चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी द मेंबर हिमसेल्फ अटेंड्स अ मीटिंग। अब भाई मैंने किसी को अपॉइंट किया था और मैं खुद आ गई वहाँ पे, तो इज्जत और भाव किसे मिलेगा, मुझे या मेरे जो प्रॉक्सी मैंने भेजा था उसे? मुझे मिलेगा। तो अगर मेंबर खुद आ जाता है तो प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। बट अगर प्रॉक्सी ने वोट डाल दिया और फिर मैं आ रही हूँ तो वो रिवोक नहीं हो सकता। नाउ प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रॉक्सी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द ओरिजिनल मीटिंग एंड सच मीटिंग इज एडजर्न, एक मीटिंग के लिए बनाया था, मीटिंग एडजर्न हो गई, तो एनी प्रॉक्सी गिवन फॉर द एडजर्न मीटिंग रिवोक्स द प्रॉक्सी गिवन फॉर द ओरिजिनल मीटिंग। तो जो एडजर्न मीटिंग में हम अपॉइंट करेंगे वो ओरिजिनल वाले को रिवोक कर देगा। Now provides that proxy later in date revokes any proxy dated prior to such proxy। मतलब कि later in date जो बाद में अपॉइंट हुआ है वो उसके पहले वालों को रिवोक कर देगा। Now provides that a proxy is valid until written notice of revocation has been received by the company। मेंबर ने राइटिंग में लिख दिया कि इसको हटा दो, इसको निकाल दो। ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के पहले ही ऑब्वियसली, बीच मीटिंग में थोड़ी बोलेगा कि इसको निकालो, राइट। और एडजर्न मीटिंग ऐसे केस में भी एन अनडेटेड नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। जब हम अनडेटेड प्रॉक्सी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनका रिवोकेशन कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो अनडेटेड नोटिस ऑफ रिवोकेशन, वापस लेने का नोटिस भी अगर अनडेटेड है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। शैल बी साइंड बाय द सेम मेंबर्स हु हैव साइंड द प्रॉक्सी, मतलब जिसने प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन किया है अपॉइंट करने के लिए वही रिवोकेशन पे साइन करेंगे ना। मतलब ये कब सिनेरियो आएगा? जॉइंट मेंबरशिप के टाइम पे, जब एक शेयर्स 2 लोगों ने होल्ड कर रखे होंगे तो जिसने साइन किया अपॉइंटमेंट का वही साइन करेगा रिवोकेशन का ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ने अपॉइंट करा और दूसरा आके उसको रिवोक कर रहा है, ऐसे नहीं कर सकते ना। अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द प्रॉक्सी इशूड बाय द मेंबर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉक्सी को इन्फॉर्म करो कि आपको निकाल दिया गया है। ठीक है, वो डायरेक्टली आप वो जब मीटिंग में आएंगे तो उनको तभी बताना पड़ेगा ना। ये एक छोटा सा चार्ट है, इसमें देख लो। सेक्शन 105 प्रॉक्सी है, उसमें बताया, मतलब ये इसका रूल है। सेक्शन 105 ओनली मेंबर्स कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। सेम पर्सन कैन नॉट बी प्रॉक्सी फॉर मोर देन 50 persons। Proxy should not be counted for quorum and the instrument for appointing proxy must be deposited within 48 hours। इसके साथ साथ फॉर्म नंबर और क्या इम्पोर्टेंट है, ये 50 मेंबर्स और 10% वाला शेयर होल्डिंग का, शेयर कैपिटल का। ठीक है, नॉट बी quorum, कैन नॉट वोट, कांट वोट। ठीक है, और सेक्शन 8 एक्सेप्ट सेक्शन 8। ठीक है, और इसमें एसेस भी आ जाते हैं और इसमें फॉर्म MGT 11, ये और थोड़ी सी चीज़ें। इसके अलावा क्या ही उसमें ये होगा ज़रूरी, राइट। अभी ये सारे जो क्वेश्चंस है इन सब में आंसर्स भी लिए हुए हैं, तो ये खुद ही आपको रीड करने हैं। मेरा रीड करने का कोई मतलब बनता नहीं है अननेसेसरी, सारे ही आप रीड कर सकते हो, मतलब क्योंकि आंसर्स टोटली दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, ये आंसर है। आपको आपने जब एक बार ये प्रॉक्सी पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया है ना,
तो आपको ये वैसे भी इजी हो जाएगा और आप पढ़ो, आपको समझ जाएगा। ओके, सो आई थिंक प्रॉक्सी तो हो गया अपना। कितने मिनट का लेक्चर हुआ है आज? 39 मिनट्स, ठीक है, इनफ है। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं प्रॉक्सीज पे, और इसके बाद में जो भी होगा वोटिंग वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, ये सबसे लास्ट में लेंगे हम, क्योंकि इसमें जो आफ्टर मीटिंग वाले प्रोविजंस है मिनट्स वगैरह के, वो सब नीचे है। और ये जो प्रोसेस है ना, इट इज़ बेसिकली एक्चुअली मतलब कैसा है कि पूरा जो चैप्टर है उसे कंबाइन करके वापस से एक बार लिखा हुआ है। तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि मैं इसके लिए एक मतलब अभी के अभी बीच में कोई लेक्चर लूँ। इसे हम लास्ट में आराम से देख लेंगे, 10-15 मिनट के अंदर ही देख लेंगे, बिकॉज जो बाकी सारी चीज़ें दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और उस पर ही वो पूरे इसका ये समराइज फॉर्म में प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग है। तो इसे एकदम लास्ट वाले लेक्चर में एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम स्किप करके आगे वोटिंग वाले पार्ट पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है ना। बाय बाय।